तुम वहां से आओ, तुम्हें साथ। आपने किसी को यहां से भागते हुए देखा है? नहीं तो। कौन था साहब? कैदी था, हाथ में हथकड़ी थी। हमने किसी को जाते हुए नहीं देखा। हाँ कपिल जी। रामकृपाल जी, ये देवी प्रसाद की एनए एप्लीकेशन पर कोई मूवमेंट ही नहीं हुई है। कपिल जी, फाइल हमारे टेबल पर आए तो तब तो कोई मूवमेंट होगी। फाइल तो हमने 1 हफ्ते पहले ही अजय के यहाँ से भेज दी थी। कपिल जी, फाइल हमारे टेबल पे आती तो क्या ये हो सकता है कि काम नहीं होता? ये लड़का अजय जो है बड़ा ही लापरवाह होता जा रहा है। इसी ने फाइल यहाँ वहाँ कहीं रख दी होगी। रामकृपाल जी, केस अर्जेंट सा है। हम समझ गए कपिल जी, अभी उस अजय की क्लास लेते हैं। सर, ये कपिल सर फाइल भेजे आपके लिए। उनके कैबिन से हमारे कैबिन तक आने में 1 हफ्ता लग गया तुम्हें? राम कृपाल सर पिछले हफ्ते ही रख कर गए थे यहाँ पे। हमारे टेबल पर तो नहीं थी। यहीं रखी थी। हाँ भाई, हम ही झूठ बोल रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कह रहे हैं सर। तुम्हारा काम कोई दिमाग वाला तो है नहीं, कम से कम दिल लगा के तो किया करो। ये फाइलें कोई तुम्हारे फिल्म की सस्ती डीवीडी नहीं कि कहीं भी फेंक। ये फाइलें हमारे सिस्टम की नसें हैं। एक भी खो गई, दब गई या कटफट गई तो पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। जी सर। हमारी बात को हल्के में न लो, आखिरी वार्निंग दे रही है। अगली बार सस्पेंशन ऑर्डर थमा देंगे। जिंदगी स्टार्ट होने से पहले खराब ना करो, कह देते हैं हम। जाओ। रामकृपाल जी, चलेंगे नहीं? कपिल जी, ये देवी प्रसाद जी की एनए एप्लीकेशन आज कंप्लीट कर गई, घर जाऊंगा। आप चलिए, मैं ऑटो कर लूंगा। कल दोपहर तक भी मिल जाता तो चल जाता वैसे। अरे नहीं कपिल जी, हम वैसे भी 1 हफ्ता लेट चल रहे हैं और समय से कीमती क्या चीज है, कुछ नहीं। सही कह रहे हैं आप। चलिए, मैं निकलता हूँ, मिलते हैं जल्दी। जी। सर, हम भी निकलें? रामकृपाल जी बैठे हैं ना अभी? हम जा सकते हैं सर? हमें 15-20 मिनट और लगेंगे। हमारे निकलने के बाद ऑफिस को ढंग से ताला लगाकर उसके बाद ही तुम घर जाओगे। समझा सर जी। 13 अक्टूबर को सरकारी दफ्तर में हुई हर घटना की तरफ हम बार बार लौटने वाले थे। इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन एक आंख मिचौली का खेल साबित हुई। लंबा चला। जी सर। ये फाइल कपिल जी के टेबल पे रख दो, सबसे ऊपर। टेबल पर मतलब किसी और के टेबल पर नहीं, कपिल जी के टेबल। जी सर। जी सर, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हरिप्रसाद। काम निपटा लिए? हाँ बस अभी कहाँ हो? आसपास में हो तो थोड़ा रुक जाओ, साथ ही में चलते हैं। अरे हम तो घर भी पहुंच गए। आप काम में व्यस्त थे तो हमको लगा वक्त लगेगा, तो हम निकल आए। चलिए कोई बात नहीं, कल मिलते हैं। राम राम सर जी। राम राम।
राम कृपाल जी, राम राम। जी राम राम। खून? अरे ये तो राम कृपाल जी हैं। इन पे कौन फायर कर दिया? अरे दो ही लोग थे बाइक पर, हम देखे राम कृपाल जी के बहुत ही पास से निकल गए। भैया इनकी सांस चल रही है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। उठाइए उठाइए, चलिए आराम से आराम से। क्या हुआ भाई? अरे ओ महेश भैया, आपके पास राम कृपाल जी का फैमिली का नंबर है कहाँ? हाँ, हम उनके बेटे सुरेश को जानते हैं। तो फटाफट फोन दीजिए जल्दी। मम्मी सिविल हॉस्पिटल ले गए हैं पापा को, हम अभी निकल रहे हैं। क्या क्या कह रहे तू? कुछ पता नहीं अभी हमको, अस्पताल जाकर देखते हैं। आप लोग भी पहुंचिए। क्या हुआ मम्मी? सुरेश के पापा को गोली मार दी किसी ने। क्या? ऐसे कैसे किसी ने गोली मार दी पिताजी को? पता नहीं, सिविल अस्पताल लेके गए। चल जल्दी चल। दर्शन वहाँ फोन करे पता। यस डॉक्टर। सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं पाए। इंटेस्टाइन्स पूरी तरह से रप्चर हुए थे, हेवी हैमरेज। सर, हम सुरेश चौबे, राम कृपाल चौबे के बेटे। कहाँ है हमारे पापा? हमारे पापा कहाँ है सर? सुरेश राम कृपाल जी अब नहीं रहे। साहब जी, हम अपना ठेला जमा रहे थे, अचानक हमारा चेहरे पे खून का छिट्टा आ गया। ये दो बाइक वाले जो थे, उनके चेहरे देखे थे तुमने? नहीं साहब जी, हम तो अपना मटका में तीखा पानी बना रहे थे, उधर तो नजरे नहीं गया। वो बाइक वाले उस तरफ से निकल गए और उस मोड़ से मुड़ गए। आपने उन दोनों को देखा? एक झलक के लिए दोनों दिख गए। हम हमारा दुकान बंद ही कर रहे थे तो देखा दोनों राम कृपाल जी के पास आए, कुछ बातें हुई, पर वो पता नहीं चला कि क्या बातें हुई। गोली की आवाज ही सुनी आपने? नहीं साहब जी, कोनो आवाज़ नहीं आया। साहब, रजिस्टर ऑफिस के बाहर के चाय वाले महेश को रोक के रखा है। हमने कुछ नहीं देखा मालिक, बस इतना सुनाई दिया कि राम कृपाल जी पे गोली चल गई। राम कृपाल चौबे जी को भी ऑफिस से निकलते हुए नहीं देखा तुमने? बिल्कुल देखा था मालिक। राम कृपाल जी तनिक लेट निकले थे, तब तक दफ्तर के सारे लोग जा चुके थे। अच्छा, ऐसा कोई जो ऑफिस के बाहर मंडरा रहा हो, उन पर नजर रख रहा हो और उनके ऑफिस से बाहर निकलते ही उनका पीछा किया हो, ऐसा कोई देखा तुमने? ऐसा किसी को नहीं देखे हम मालिक। सुरेश बोल काहे नहीं रहा है? ऑपरेशन हो गया ना? ठीक है ना तुम्हारे पापा? सुरेश कुछ बोलो ना, पापा ठीक है ना? बोल सुरेश। मम्मी, ब्लीडिंग बहुत हो गया था, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की मम्मी, लेकिन पापा बच नहीं पाए। बकवास मत कर, मुझे देखना है। मम्मी, मैंने कहा ना मुझे देखना है। वो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर गए। बॉडी मत बोल, पापा हैं वो तुम्हारे। पापा नहीं रहे। क्या क्या बात कर रहे हो आरिफ? अभी हमको महेश चाय वाला का फोन आया, कह रहा है कि ऑफिस के बाहर गली में किसी ने चौबे जी को गोली मार दिया। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। जयंत कलेक्टर साहब जी। हाँ सुना मैंने। खेद है कि राम कृपाल चौबे जी बच नहीं पाए। राम कृपाल जी हमारे सबसे सीनियर भूमि निरीक्षक थे रजिस्ट्रार ऑफिस में, और 4 महीने में उनकी रिटायरमेंट भी थी। जी मैं जानता हूँ। इस केस को प्लीज टॉप प्रायोरिटी दीजिए, हो सकता है ऑर्गेनाइज माफिया कहाँ तो। आप निश्चिंत रहिए, हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम कातिलों को पकड़ कर रहेगी। पॉइंट ब्लैंक रेंज। यस डॉक्टर। फायरिंग इतनी नज़दीक से की गई कि मार्केट में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। डेफिनेटली साइलेंसर लगा होगा। 2 गोलियां फायर हुई। वैसे एक गोली हमने एब्डोमेन से बरामद की है और दूसरी हमें क्राइम सीन से मिली। मैंने सिविल हॉस्पिटल के आरएमओ से पर्सनली बात कर ली है। अराइवल पर ही इतनी ब्लीडिंग हो चुकी थी कि इससे पहले वो कुछ कर पाते, विक्टिम की मौत हो चुकी थी। काफी ईमानदार आदमी माना जाता था ये राम कृपाल चौबे। कलेक्टर साहब ने खुद लैंड माफिया की तरफ इशारा किया है। उन्होंने मुझे 2 बार फोन भी किया फॉलोअप के लिए। 2 लोग थे सर, बाइक पर। एक ने हेलमेट पहना हुआ था और दूसरे ने गमछे से अपना मुंह ढका हुआ। पक्का सर।
99% रामकृपाल जी के नाम की सुपारी निकाली गई हो। सुपारी सुपारी है चौधरी, पर मुझे इस कांड का पनवारी चाहिए। जब तक मास्टरमाइंड हाथ नहीं लगता कोई सांस नहीं ले। हमारी मम्मी रात भर सो नहीं पाई हैं, रो रो कर हालत खस्ता है सर। हमें से किसी को समझ ही नहीं आ रहा कि हमारे पापा के साथ कोई ऐसे। रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रोज करोड़ों की जमीनों को सरकारी हरी झंडी या तो मिलती है या नहीं मिलती है। रामकृपाल जी को हाल ही में किसी ने कोई धमकी दी थी या पहले कभी? हमारे पापा दफ्तर की बातें घर पर डिस्कस नहीं करते थे, पर हाँ सर, हमारे पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी थे, उसूलों के एकदम पक्के। उसूलों के पक्के लोग समीर के कच्चे लोगों के रास्ते का कांटा बनते हैं सुरेश। रामकृपाल जी ने कभी तुम्हारे साथ कोई डिस्कस किया होगा इस बारे में, या तुम्हारे सामने किया होगा? कभी नहीं। और तो और उनकी रिटायरमेंट सिर्फ 4 महीने ही दूर थी। आरती, आरती, ये सब कैसे हो गया? 35 साल जिस दफ्तर में तेरे पापा ने काम किया, नाम कमाया, उसी के सामने किसी ने उन्हें गोली मार दी। अनीता भाभी, सुरेश कहाँ है? पुलिस स्टेशन। कुछ पता चला कौन थे, क्या थे? अभी तक कुछ नहीं पता चला राकेश। तो रामकृपाल जी ऑफिस से बाहर निकले और तुमने पीछे से ऑफिस में ताला लगा दिया? जी जी मैडम। दो लोग बाइक पे आए, उन्होंने तुम्हारे ऑफिस से 2 मिनट की दूरी पर चौबे जी को गोली मारी। उन लोगों को जाते हुए तो जरूर देखा होगा? नहीं देखा मैडम। ताला लगाने के बाद तुम कहाँ चले गए थे? मैडम रामकृपाल सर निकले घर के लिए और बस पीछे पीछे मैं भी निकल गया। तो फायरिंग के वक्त तुम चौबे जी के पीछे थे? अरे नहीं मैडम, मैं तो अपोजिट साइड में रहता हूँ ना, और रामकृपाल सर दूसरी साइड। मुझे क्या मालूम था मैडम कि ऐसा वैसा कुछ होने वाला है। बाइक पे 2 लोग थे, गोलियां चली, आपने कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं देखा? सर जी, कल रात को भी हम दूसरे साहब को बता चुके हैं कि एक जो था हेलमेट के पीछे छुपा था और दूसरा गमछे के पीछे। बाइक का नंबर देख पाया? सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ, कुछ देख नहीं पाए। देखिए, रामकृपाल जी बहुत भले आदमी थे, आप लोगों ने बरसों से जानते थे। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके हत्यारों को पकड़वाने में आप हमारी मदद जरूर करेंगे। सर जी, हम बता चुके हैं कि हमारी नज़र बस ऐसे ही घूमी थी, तो हमने देखा बाइक जो है रामकृपाल जी के काफ़ी पास आकर रुकी। सर, सारा मार्केट एक आवाज़ में बात कर रहा है। किसी ने ना मोटरसाइकिल का मॉडल नोटिस किया ना नंबर। सभी यही कह रहे हैं कि एक ने हेलमेट पहन रखा था और एक ने गमछा बांध रखा। सुजीत, ये जो मार्केट जहाँ खत्म होती है वहाँ आगे चलकर राइट में मेन बाजार है, तो वहाँ किसी ज्वेलरी शॉप में या किसी दूसरी दुकान में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा हो। छान मारो, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। अगर हमारे पापा ऊपरी कमाई ले रहे होते तो हम सेल्समैन की नौकरी तो नहीं कर रहे होते। घर हो या दफ्तर, हमारे पापा का एक ही मंत्र था, छुप कर कुछ करना हो तो करना ही नहीं चाहिए। पर किसी ने उन पर छुपकर वार जरूर किया सुरेश। दिमाग पे थोड़ा जोर दो, याद करने की कोशिश करो, अपनी मम्मी से बात करो, वो कोई टेंशन में रहे होंगे। बिना वक्त के कोई फोन आया हो, कोई मिलने आया हो, कोई तू मैं कुछ भी, जैसे ही तुम्हें याद आए हमें तुरंत बताना। तुम्हारे पापा की बॉडी हम आज शाम तक तुम्हें हैंडओवर कर देंगे। हाँ, तो आप कह रहे थे? जी मैडम, मैं ये कह रहा था कि आप सही कह रही थी। चौबे जी का उस दिन शाम को फ़ोन आया ज़रूर था मुझे। उन पर गोली लगने के ठीक 3 मिनट पहले उन्होंने आखिरी कॉल आपको की थी। जी मैडम, कल वो लेट तक बैठे थे किसी फाइल को लेकर। फिर वो कपिल बाबू के साथ रोज की तरह उनकी गाड़ी में बैठकर नहीं गए। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अगर तुम आसपास हो तो रुक जाओ, साथ में चलते हैं। लेकिन मैडम, तब तक तो मैं अपने घर पहुंच गया था। फिर रात को जब पता चला तो बहुत सदमा लगा सुनकर जो भी उनके साथ हुआ। डिपार्टमेंट के बहुत ही भले और ईमानदार बाबू थे वो। उनकी ईमानदारी किसके रास्ते का कांटा बन रही थी? जी जी, उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता हरि प्रसाद? अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ मैडम? मतलब इत्तेफाक ही समझिए इंस्पेक्टर। इत्तेफाक हो तो सकता है कपिल, पर यह इत्तेफाक काफी खतरनाक था। कल शाम को आप वो फाइल रामकृपाल जी के पास भेजते हैं और कल शाम को आप दफ्तर से जल्दी घर चले जाते हैं, और कल शाम को रामकृपाल जी दफ्तर से घर जाने वाले आखिरी कर्मचारी होते, और आपके दफ्तर से 2 मिनट की दूरी पर
उन्हें 2 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी जाती। सुनते ही होश उड़ गए हमारे इंस्पेक्टर। राम कृपाल चौबे हमारे डिपार्टमेंट में सबसे सीनियर कर्मचारी थे। कपिल जी वो सिर्फ सीनियर कर्मचारी नहीं थे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण विभाग संभालते थे। सारे जिले के लैंड सर्वे, जमीन के झगड़े, जमीन के अप्रूवल्स, इन सभी मसलों की फाइल्स राम कृपाल जी के अप्रूवल के बिना आगे नहीं बढ़ती थी। जी हाँ। आरिफ, राम कृपाल जी जितनी भी जमीन की तकरारों वाली फाइलें हैंडल कर रहे थे वो सारी की सारी मुझे चाहिए। निकलवा देते हैं मैडम। नई, पुरानी, छोटी, बड़ी, सारी सारी की सारी निकलवा देते हैं मैडम जी। और ऐसी कोई चीज जो आप जानते हो जिससे राम कृपाल जी की जान को खतरा हुआ हो? अलग से तो कुछ नहीं जानते मैडम, लेकिन सारी की सारी फाइल आपके सामने रख देते हैं। बाइक, हेलमेट, गमछा और पॉइंट ब्लैंक से फायर, इन सारे लक्षणों से सुपारी वाला मामला ही लगता है मालिक। इस राम कृपाल चौबे की ईमानदारी से किसी न किसी चूना लगाने वाले का मुंह जरूर जला होगा, इसलिए सुपारी निकली होगी। ये जला हुआ मुंह मुझे चाहिए गोविंद। कपिल जी, पुलिस को जो भी कोऑपरेशन चाहिए उससे दोगुना दीजिए। हर एक फाइल, हर एक जानकारी। जी सर, अभी अभी पुलिस की टीम निकली है यहाँ से। इंस्पेक्टर से मेरी बात भी हुई है फ़ोन पे, उनके लिए फाइलें निकलवा रहे हैं। फाइलों से परे जाइए कपिल जी। राम कृपाल जी हमारे सच्चाई की मिसाल थे। बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र ही समझिए सर। करेक्ट, लेकिन अब हर कोई नहीं होता ना राजा हरिश्चंद्र की औलाद। उनकी सच्चाई ने किसी न किसी झूठे के झूठ को घायल जरूर किया है। सही कह रहे हैं आप सर। खुद से पता कीजिए, वो घायल फाइलों के पन्नों के बीच कहीं छुपा है या दफ्तर की दीवारों के बीच। कल विष्णु आया था क्या? आप तो जानते ही होंगे, सुबह राम कृपाल जी से मिलकर गया होगा। सही कह रहे हो, कल आया तो था। हमने कहा गुड मॉर्निंग आरिफ साहब। गुड मॉर्निंग विष्णु जी। है राम कृपाल जी? तो रोजे रहते हैं, जाइए दोबारा कोशिश करके देख लीजिए। कौन है ये विष्णु खेरा? अपने बेगूसराय का ही है मैडम। राम कृपाल जी के चक्कर लगा रहा था, उसका कुछ काम था जो हो नहीं रहा था ना। कैसा काम? सर, राम कृपाल जी ऑफिस लेट कभी आए नहीं, लेकिन ऑफिस से लेट कभी गए भी नहीं, सिवाय उस दिन के। वैसे रोज ऑफिस से निकलते वक्त घर जाते समय सब रजिस्ट्रार बड़े बाबू कपिल अग्रवाल उनको लिफ्ट दिया करते थे। उस दिन कपिल अग्रवाल ने राम कृपाल जी को एक फाइल दी, वो भी काफी लेट, जिसे पूरा करते करते राम कृपाल जी ऑफिस में लेट हो गए और अकेले ही घर के लिए निकले और शूटर्स को मौका मिल गया। क्या ये फाइल उन्हें जानबूझकर लेट दी गई थी ताकि शूटर्स को मौका मिले, या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? सर, अगर राम कृपाल जी ऑफिस से लेट नहीं निकलते तो शायद ये शूट आउट होता ही नहीं। शूटर्स इतना बड़ा चांस क्यों लेंगे सर, इत्तेफाक का वेट करने का? सर, एक नाम सामने आया, कोई विष्णु खेरा है जिसका काम ये राम कृपाल जी नहीं कर रहे थे। विष्णु खेड़ा? उठाओ इसे, ये हमारा पहला सस्पेक्ट है। हमारा खाता तो खुले, रजिस्टर ऑफिस के हर कर्मचारी का फोन रिकॉर्ड निकलवा, स्कैन करो, राम कृपाल जी का भी। सर, ये कोई अचानक से किया गया मर्डर नहीं है, बिना किसी अंदर वाले की मदद के इस मर्डर का होना नामुमकिन था। ये विष्णु खेरा वाला एंगल हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बना। ऑफ कोर्स आगे चलकर और कई एंगल उभरे, पर एक बात तो तय है कि ये केस करप्शन से जुड़ा हुआ है। विक्टिम एक ईमानदार आदमी था जो एक ऐसे डिपार्टमेंट में इंपॉर्टेंट पोस्ट पर था जहां करप्शन के चांसेस काफी हाई होते हैं। पर राम कृपाल चौबे 4 महीने में रिटायर होने वाला था। एक ईमानदार आदमी जो 4 महीने में हट रहा था, उसे रास्ते से क्यों हटाया गया? कुछ चुभ रहा है। ये बात हमें भी चुभी और आगे चलकर और गहराई तक चुभी। कत्ल के दिन उस दफ्तर में जो भी हुआ वो किसी भी सूरत में डेली रूटीन तो थी नहीं, और राम कृपाल चौबे का दफ्तर से अकेले निकलना और देर से निकलना कोई इत्तेफाक तो था नहीं। पूरे बेगूसराय के साथ हम खुद भी बहुत हैरान है सर कि राम कृपाल जी जैसे नेक आदमी का मर्डर भला कौन कर सकता है, और काहे? हमारे दिल में राम कृपाल जी के लिए बहुत आदर था, बहुत इज्जत थी। पर ये सारा आदर, ये इज्जत तुम्हारे कुछ काम नहीं आ रहा था। पुश्तैनी जमीन में से तुम अपने भाइयों का नाम कटवाना चाहते थे ना। अब राम कृपाल जी तो ऐसा कर नहीं सके, तो तुमने कर दिया। सच या झूठ? गलत काम करवाना चाह रहे थे तुम राम कृपाल जी से, नहीं माने तो उनका ही काम तमाम कर दिया। नहीं ना सर जी, अरे हमारा काम कोनो इतना बड़ा तो था नहीं कि हम मारने मुरने पर आ जाते। वो छोटी सी बात थी। छोटी सी बात? तुमको ये बात छोटी नजर आती है विष्णु खेरा? तुम हमें बेईमानी करने को कह रहे हो, फ्रॉड करने को कह रहे हो। हिम्मत कैसे की तुम? हिम्मत नहीं, मिन्नत कर रहे हैं राम कृपाल जी। अरे
हम आपको गलत काम करने के लिए काहे कहेंगे? हम खुद ही गलत आदमी नहीं हैं। हमारे माँ बाबूजी का आखिरी टाइम तक हम पूरा ख्याल रखें और सिर्फ हम रखे हैं। उनके इलाज खातिर हमारी बीवी का कंगन तक बिक गया, लेकिन हम उफ नहीं किए। बाबूजी खुद ही चाहते थे कि वो सारी जमीन सिर्फ हमरे नाम करें। की नहीं उन्होंने। कैसे करते? वकील बाबू के आने के पहले तो उनका बुलावा आ गया। यही खातिर तो आपके दफ्तर की परिक्रमा कर रहे हैं ना। परिक्रमा करने में और चक्कर लगाने में फर्क होता है विष्णु जी। तुम चक्कर चलाने की कोशिश में हो, जो कम से कम हम तो यहाँ होने नहीं देंगे। देखिए, तो बेकार में खुद का और हमारा समय नष्ट न करें। जाइए यहाँ से। इस केबिन में आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ है और अगले 4 महीने तक होने से रहा। हम आपसे गलत काम करने के लिए कहाँ कह रहे हैं रामकृपाल जी? देखिए, हम आपके सामने वकील साहब का बनाया हुआ एकदम ओरिजिनल सा वसीयतनामा पेश कर देंगे। बस आप उसके ऊपर मोहर लगाकर हमको आशीर्वाद दे दीजिए। तो कब पेश करें वसीयतनामा? तुम्हारा ओरिजिनल सा वसीयतनामा जाली था, एक फ्रॉड कागज जिसे तुम अपने भाइयों का हक मानना चाह रहे थे। उनकी गैर कानूनी बेदखली में तुम रामकृपाल जी को शामिल करना चाह रहे थे। हम यही चाह रहे थे, लेकिन उनको मारने से हमारा क्या फायदा होता? उनके बिना तो हमारा काम नहीं हो सकता था ना। आप ही बताइए। इंस्पेक्टर साहब, कल हम रामकृपाल जी के अंतिम संस्कार के लिए गए थे, इसलिए फ़ोन ऑफ रखा था और कोई कारण नहीं है। एक बात बताइए कपिल जी, अब रामकृपाल जी नहीं रहे तो उनकी जगह पे कौन आने वाला? वो तो अभी तय नहीं है। कलेक्टर साहब और पटना ऑफिस ही नियुक्त करेंगे किसी को। 4 महीने बाद रामकृपाल जी रिटायर होने वाले थे, तो इतनी जिम्मेदारी वाली कुर्सी पर किसी की तो नियुक्ति हो गई होगी ना? नहीं हुई थी इंस्पेक्टर, और अगर हुई भी होगी तो हमें खबर नहीं, क्योंकि ऐसे फैसले हेड ऑफिस से सीधे लिए जाते हैं। वैसे आप लोगों को कुछ मिला है क्या? मिलने जैसा क्या है कपिल जी? तुम्हें कुछ मिलना चाहिए था। नहीं, वो हम ऐसे ही पूछ रहे थे। हाँ, हम 2 दिन के बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे ससुर जी के बारे में पढ़े होंगे आप? हाँ, रामकृपाल चौबे, हमारे फादर इन लॉ। चाय। मम्मी, मम्मी, थोड़ा चाय पी लो। वर्षा, सर, फोन रिकॉर्ड्स तो सभी के खंगाले, पर कुछ भी अटपटा सामने नहीं आया सिवाय इस हरी प्रसाद के। रामकृपाल की आखिरी बात इस हरी प्रसाद से ही हुई थी। पर ये साला झूठ बोल रहा है। कैसे सर? इस साले का फोन रिकॉर्ड्स बता रहा है कि उस कॉल के दौरान ये घर पर नहीं था। नहीं पहुंचा था? सरायपुर में था। अरे हम तो घर भी पहुंच गए। आप काम में व्यस्त थे तो हमको लगा वक्त लगेगा। मतलब सर हमारे साथ कोई गेम खेल रहा है? शायद। अब ये गेम क्या है और हर टीम में कितने खिलाड़ी हैं, बस ये नहीं पता। जिंदगी में ऐसा भी काहे का सिद्धांत? अब रामकृपाल जी को इतना भी अड़ियल नहीं होना चाहिए था। क्या मिला उनको उनके सिद्धांतों से? अभय चौहान। क्यों? वही होगा ना? अरे भाई, हमको जैसे ही पता चला कि रामकृपाल जी पर फायर हुआ है तो हमारा सबसे पहला डाउट उस अभय चौहान पर ही गया। कलेक्टर साहब, 1-2 सस्पेक्ट्स आ गए हमारे लिस्ट में। इन्वेस्टिगेटिव टीम फुल टाइम इसी केस पे लगी हुई है। एसपी साहब, 1 हफ्ता होने आया है, लेकिन किलर्स के बारे में आपकी टीम अभी तक एक सिंगल क्लू भी प्रेजेंट नहीं कर पाई है। सर, हम हर एंगल को टटोल रहे हैं। बहुत जल्द हम किलर्स और उनके मास्टरमाइंड तक पहुंच जाएंगे। मेरा एश्योरेंस है सर, आप भरोसा रखें। भरोसा तो है एसपी साहब, लेकिन प्रोसीजर सिर्फ आप और हम समझते हैं। नेता और जनता सिर्फ भावनाएं समझती है। बता दो, अगर अभय चौहान पर शक हो रहा है तो बस हो रहा है, उसी का किया धरा हो सकता है। हाँ, वो रामकृपाल जी का जब फोन आया तब हम घर पहुंचे नहीं थे, पर ऑन द वे थे सर। हम केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर तुमसे सवाल नहीं कर रहे। हमने कहा ना सर, हम घर पहुंचने ही वाले थे। 1-1 सेकंड की बाल की खाल करने के बाद हमने तुम्हें यहाँ पे हाजिर किया है। 8:34 को तुम अपने घर पे पहुंचे। तब तक रामकृपाल जी पे हमला हो चुका था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, पर तब तक वो दम तोड़ चुके थे। तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स ने तुम्हारे साथ धोखा किया हरि प्रसाद। अब तुम हमें ये बताओ, रामकृपाल जी के साथ धोखा किसने किया और क्यों? कौन है अभय चौहान? दबंगी है मैडम। कहाँ का दबंगी है? अरे यहीं अपने बेगूसराय का ही है।
उसी के एक ज़मीन का मैटर रामकृपाल जी के पास आया था। बाकी का डिटेल आपको विनय गौर बताएगा मैडम। इस विनय गौर का नंबर दीजिए। पर हम एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं? जब हम बोल दिए डाल दो मतलब डाल दो, इतना सोच विचार करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? बाकी सब हम देख लेंगे। हाँ साहब, ये सच है कि उस वक्त हम घर से काफ़ी दूर थे जब रामकृपाल जी का फ़ोन आया। हरि प्रसाद, वो दोनों बाइक सवार कौन थे और उन दोनों को सुपारी किसने दी थी वो बताओ। ये सब आप क्या पूछ रहे हैं साहब? हमको इस सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। कुछ तो मालूम है तुम्हें, और जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन भी तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम था। बिल्कुल भी नहीं सर जी, हमें इतना मालूम था कि रामकृपाल जी लेट तक बैठने वाले हैं फाइल के साथ, और हमें ये भी मालूम था कि अगर वो लेट तक बैठेंगे तो हमको साथ में चलने के लिए कहेंगे शेयर ऑटो में। इसलिए जैसे ही अजय कैबिन के अंदर गया हम तुरंत वहां से निकल लिए। तुम साथ कैसे जाते? क्योंकि साथ में जाने का प्लान तो था ही नहीं। अगर तुम साथ में जाते तो तुम भी ठुक जाते। माफ कीजिएगा सर जी, बट आपका कैलकुलेशन एकदम गलत जा रहा है। हम वहां से इसलिए खिसक लिए क्योंकि हमको लगी थी तलब नशा करने की। अरे यार, रामकृपाल जी को भी अभी फोन करना था। जी सर प्रणाम। अगर हम रामकृपाल जी से कहते कि हम आधे रास्ते पर हैं तो वो कहते कि ऑटो घुमा कर वापस आ जाओ, साथ चलते हैं। अब तुम बात को घुमा रहे हो, सीधे सीधे बताओ ना यार। सर सीधा सा हिसाब ये है कि हमको करना था नशा, इसलिए हमने झूठ बोल दिया कि हम घर पहुंच गए हैं। कोई और दिन होता तो हम साथ चले भी जाते, लेकिन उस दिन हमारा दिमाग फ्राई हो चुका था काम और घर के टेंशन से। और साहब ऐसे वक्त में सिर्फ आदमी को नशा चाहिए होता है, ये ईमानदारी और नेकी का लेक्चर नहीं। नेकी और ईमानदारी बहुत खटकती है ना तुम्हें। साहब आप भी हमारी तरह सरकारी नौकर हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल का भेद समझते होंगे। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। हम रामकृपाल जी जैसे बिल्कुल नहीं और होना भी नहीं चाहते। अरे ऐसा भी क्या नेकी कि आप अपने बच्चा लोग का सिफारिश नहीं कर सकते हैं? ईमानदारी के चक्कर में आप लोगों को चक्कर कटवाना ना तो समझदारी है और ना ही इंसानियत। भाई अगर आपके थोड़ा सा एडजस्टमेंट से किसी का काम हो रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? रामकृपाल जी की वजह से ऑफिस में कई लोगों का बुरा होता था ना। मैंने सुना है कि वो ना तो खुद खाते थे और ना ही किसी को खाने देते थे। आप एकदम ठीक सुने साहब, खाना पीना एक अलग बात है, दुश्मनियाँ किसे मोल लेनी है? अभय चौहान के सामने आप झंडा गाड़ कर खड़े हो जाते हैं, मतलब क्या सोचा है कि डिपार्टमेंट का सब लोग जो है फौजी की तरह आपकी रक्षा करेगा? साहब एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, वो ईमानदार थे, भले थे, वो सब अपनी जगह है, हमारे हिसाब से बहुत बड़े मूर्ख भी थे। दुनिया बदलने चले थे, दुनिया छोड़ चले। बस अब इससे आगे हमको कुछ भी नहीं पता है, और हम थे मामूली कलर का आदमी। हमको पता था मैडम, एक दिन ये अभय चौहान अपना असली रंग दिखाए। पता था तो किस दिन का इंतजार कर रहे थे हमें बताने के लिए? कोई स्पेशल इनविटेशन चाहिए था क्या? अरे मैडम हमें लगा आप खुद ही पहुंच जाएंगे अभय चौहान तक। एक नंबर का गुंडा है वो, ससुरा हमारी जमीन भी हड़पने की कोशिश कर रहा था वो। क्लियर है सर, आप खुद ही देख लीजिए। सर वो वहां मेरी जमीन खत्म होती है सर, और ये अभय चौहान की लगाई बाड़ को भी देख लीजिए। सर ये अभय चौहान लगभग 50 मीटर अंदर घुसकर कब्जा कर लिया हमारी जमीन पर, और लौटाने से भी साफ इनकार कर रहा है। तुम बात की अभय चौहान? सर एक नहीं 10 बार बात की है सर। ये अभय चौहान जब से बाढ़ खड़ा किया है ना, हमारा नींद उड़ गया समझो। अरे अपने मोबाइल से इस फेंसिंग की फोटो ले लो और वीडियो भी ले लो। कल सुबह 11 बजे अभय चौहान को दफ्तर बुलवा लेते हैं, देख तो उसका क्या कहना है। सर वो कहने और सुनने वालों में से नहीं है, वो तो हमका जान का भी धमकी दे दिया है। हमारी जमीन के फोटो आप हम ही को कहाँ दिखा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि विनय जी की जमीन में आपने 50 मीटर फेंसिंग लगवाई है, उसे पीछे ले लीजिए तुरंत। वो मेरी जमीन है, पूरे कागज है मेरे पास उसके। भू निरीक्षक जी, हम हमारी जमीन का सौदा कर चुके हैं। अब वो जमीन एक बिल्डर की है, तो हमारी लगाई हुई बाढ़ अब पीछे तो हटेगी नहीं। और इस दफ्तर में कोई गैर कानूनी रजिस्ट्री तो होगी नहीं। अब बिल्डर के साथ आपकी जो डील है वो गैर कानूनी करार दी जाएगी। बिल्कुल रामकृपाल जी, हमारी जमीन इनकी कैसे हो सकती है? इज्जत से मांगी थी,
अच्छी कीमत ऑफर की थी, तुमने हमारे ऑफर को ठुकराया विनय। हमको बेचनी ही नहीं है तो ठुकराने की बात कहां से आई? अरे हमारी मर्जी है भाई। अरे तोरी मर्जी गई तेल लेने, हमारी मर्जी है हम तो का उसी जमीन में जिंदा गाड़ दे विनय गौर। रामकृपाल जी नोट कीजिए, आपके दफ्तर में बैठ के ये गुंडा हमका जान का धमकी दे रहा है। विनय जी, अभय जी, आप लोग एक मिनट हमारी बात शांति से सुनो। देखिए अभय जी, मैंने विनय जी के सारे कागजात देखे हैं। वो 50 मीटर जमीन इनकी है जिस पर आपने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। वहां से फेंसिंग आप तुरंत पीछे ले लीजिए, उसके बाद आप जो सौदा करना चाहते कर सकते हैं। ये हमारा फुल और फाइनल फैसला है, इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं। रामकृपाल जी, मामला बड़ी आसानी से सेटल हो सकता है। धमका रहे हो हमें? हमारी ऐसी जरूरत का, हम तो बस एक तोहफा देना चाह रहे हैं आपका। लिया, कबूल करें, सेटल कर लें। अभय चौहान जी, हमें घूस ऑफर करने से पहले कम से कम एक बार इस महेश चाय वाले से पूछ तो लेते कि हम किस टाइप के आदमी हैं। हर टाइप के आदमी की एक कीमत होती है सर। ये रकम इतनी बड़ी है कि आपको तो क्या, कलेक्टर साहब को भी कभी ऑफर नहीं हुई होगी। ले लीजिए, ले लीजिए। रिटायरमेंट के बाद पूरी दुनिया की सैर कराइए, बिजनेस क्लास। पूरी रिटायरमेंट बैठ के ऐश कीजिए, फर्स्ट क्लास। गलती तुम्हारी नहीं है चौहान, कई ऑफिसेज में ऐसे लोग हैं जिनके माथे पर लिखा हुआ होता है कि हम बिकाऊ हैं, बस कीमत सही होनी चाहिए। ई कम लगे तो और ले लीजिए, पर बस हमारी डील ना रोको सर। मुझे रिश्वत ऑफर करने के चार्ज में मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, पर इस वक्त मुझ में वो पहले जैसा जोश नहीं रहा। हाँ, होश जो का त्यों है, इसलिए ये पैसे वापस लो और वो फेंसिंग भी वापस लो, तब जाके मामला निपटेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। प्रणाम सब इंस्पेक्टर साहब। जिन दो लोग को तुम भेजे थे रामकृपाल जी की हत्या करने, उनका नाम, नंबर और पता चाहिए हमको। वाह, इसे कहते हैं डायरेक्ट मुद्दे पे आना। मतलब सामने वाले को बात घुमाने उमाने का टाइम ही ना दो। ये जो तेरी दबंगई और गुंडई है ना, इसे तो हम 2 ही मिनट में उतार देंगे। ऐसा होता तो पूरे जिला का हर दूसरा बच्चा हम जैसा बनने का सपना ना देखता। छोड़िए उस बात को। मुद्दा है रामकृपाल जी का कत्ल। अब एक बात बता दूं, इतना सीनियर सरकारी मुलाजिम के साथ 36 का आंकड़ा बनाने के बाद उसका मर्डर करवाएंगे हम? का मतलब पागल कुत्ता काटा है हमका? इतना ईमानदार भाला आदमी था, ये पुलिस के साथ पब्लिक भी तो नोचेगी। हमरे पॉलिटिक्स का पूरा सपना पर पानी ना फिर जाता। सीधे सीधे बता दे वो दोनों शूटर्स कौन थे और कहाँ हैं? हम बहुत पहले हमारी बाढ़ पीछे ले चुके थे रामकृपाल जी के आदेश से। वो वाला मामला सब सेटल था। रामकृपाल चौबे को खरीदने की कोशिश की थी तुमने? अरे हम तो हर सरकारी अफसर को तोहफे ऑफर करते हैं जी, और मना करने वाले को गोली नहीं मारते। जैसे ही हमें पता चला कि यह आदमी अलग मिट्टी का बना हुआ है, हम जाके बिल्डर को समझा दिए कि भाई जमीन कम मिलेगी। वो मान गया, मामला फिर कभी उठा ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको एक बात बताते हैं, आप ना जरा इस विनय गौर के बच्चे को टटोलिए। वो हमारा नाम लेकर खुद अपना कोई काला करतूत छुपा रहा है। तेरी तो हर करतूत काली है अभय चौहान। तूने आज तक सीधा काम किया है कौन सा? हाँ, नहीं किया सीधा काम, लेकिन सीधा आदमी की परख है हमका। देखिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं, हमारा जमीन वाला मामला खत्म हो चुका था। हाँ, हमारे किसी आदमी ने विनय की जमीन पर मार लगाई, लेकिन हमारा सौदा होने के बाद ये विनय चीखने चिल्लाने लगा, तो हमने इज्जत से पैसा भी ऑफर किया। वो मामले को उठा के ले गया भू निरीक्षक विभाग में। वहाँ हमको हमारी गलती का एहसास हुआ, हमने बाढ़ पीछे ले लिया। अरे जरा सोचिए सर जी, 4 महीने में रिटायर होने वाले थे, ऐसा आदमी को मार के कहाँ मिलता हमका? आप बिना सर जी हम पर अपना कीमती वक्त जाया ना करो। ये मामला अंदर का है और हमारा नाम इसमें जानबूझ कर घसीटा जा रहा है। तू बेगूसराय छोड़कर बाहर कहीं नहीं जाएगा। मोबाइल ऑफ नहीं रखूँगा, जहाँ बुलाओ हाजिरी देने आ जाऊँगा, जिस थाने बुलाओ आ जाऊँगा। यही ना? डन है जी, डन है। मुझे इस गुंडे के पिछले 6 महीने का डेली का रिपोर्ट चाहिए। सर
सर इस विशु खेड़ा और उस हरि प्रसाद दोनों के एंगल से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। दोनों के फोन रिकॉर्ड स्कैन्ड है और दोनों इस वक्त सर्विलेंस पर हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम इस अभय चौहान वाले मोर्चे से खाली हाथ ही लौटेंगे। हमारे हाथ तो पिछले कई दिनों से खाली हैं। वैसे हमारे सामने बहुत कुछ है, लेकिन ठोस कुछ भी नहीं, ना कोई सुराग, ना कोई सबूत जिससे हमें इस कत्ल की साजिश का पता चले, उसके मोटिव का पता चले। जब तक हमारे सामने कोई ठोस सुराग या सबूत नहीं आता, तब तक हमारे हाथ खाली ही रहेंगे। एसपी साहब, 13 अक्टूबर को रामकृपाल चौबे का मर्डर हुआ दिन दहाड़े भरे बाजार, और आज 15 नवंबर है, और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि आपकी इन्वेस्टिगेटिव टीम के हाथ में एक भी ब्रेक थ्रू नहीं लगा। मिथिलेश जी, बेगूसराय का एक भी हिस्ट्री शीटर नहीं है जिसे हमने स्कैन नहीं किया हो। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट चेकिंग भी चल रही है। यही सब बातें आप मुझे 2 हफ्ते पहले भी बोल चुके हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आपके हाथ में है एक बिग जीरो। सीरियसली बताइए एसपी साहब, क्या आप चाहते हैं इस केस के लिए मैं CBCID के लिए पिटीशन फाइल करूं या डायरेक्टली CBI इंक्वायरी रखूं? आप प्लीज हमें थोड़ा सा और समय दीजिए। रामकृपाल चौबे के हत्यारे जेल में होंगे, आई प्रॉमिस। सिर्फ 1 हफ्ता और, उसके ऊपर एक भी दिन नहीं। कलेक्टर साहब, केस ट्रांसफर करने की अर्जी देने की बात कर रहे हैं, क्या कहूं? नो सर, केस पेचीदा है, टाइम तो लगेगा ही। हमारे पास अगर एक भी ठोस हेडवे होता ना, तो मैं डंके की चोट पे और टाइम मांगता चौधरी। हेडवे होगा सर, जरूर होगा। हमारे पास 1 हफ्ता है, सिर्फ 7 दिन। मास्टरमाइंड, मोटिव, इस सब को फिलहाल साइड में रखते हैं, फोकस करते हैं उन 2 बाइक्स वाले शूटर्स पर। उस शाम को फिर से स्टडी करते हैं सर, तब ये साफ दिखेगा कि ये सारा बिल्टअप सिर्फ इसे कत्ल के लिए किया गया है। लेकिन राहुल, फिर भी हम ये साबित नहीं कर सकते कि कत्ल के दिन ऑफिस की रूटीन को जानबूझ के तोड़ा गया था, और ना ही हमारे पास ऐसा कोई सबूत है जिससे हम ये साबित कर पाए कि रामकृपाल जी को कपिल अग्रवाल के साथ घर जाने से रोका गया था लास्ट मिनट पे फाइल भेजकर। सर मैंने रामकृपाल की करंट फाइल में से हर फाइल को 2-2 बार खंगाला। इस विष्णु खेरा और अभय चौहान के अलावा और कोई लाल झंडी नजर नहीं आती। मतलब जो फाइलें हमें दी गई उनमें से कुछ नहीं मिला? किसी भी फाइल में। क्या कहा तुमने? जो फाइलें हमें दी गई, तो क्या हमें सारी फाइलें दी गई या कुछ चुनिंदा फाइलें दी गई? क्योंकि ये विष्णु खेरा और अभय चौहान ये हमें किसी फाइल से नहीं मिले, और इन दोनों की अनबन हमारे सामने लाई गई। तो क्या ये दोनों लीड्स थे या मिसलीड, ताकि हम गोल गोल घूमते रहें और गुमराह होते रहें और असली कातिल को बचने का मौका मिले? क्या ये हमें असली कत्ल की साजिश तक पहुंचने से रोकने के लिए एक और साजिश रची गई? मतलब सर, ये सारे एंगल्स हमारी तरफ धकेले गए ताकि हम गोल गोल चक्कर काटते रहें और हमारे हाथ कुछ भी ना लगे? इसकी पॉसिबिलिटीज हाई हैं सर, क्योंकि हम इतने दिनों से लगे हुए हैं लेकिन हमारे सामने एक छोटा सा भी लीड नहीं आया है। ये तो अब नॉर्मल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सरकारी दफ्तर में सब लोग रेनकोट पहन के नहा रहे थे? किसी भी ऑफिस में एक रिश्वत ना लेने वाला ईमानदार आदमी कई अंदर के और ऊपर के लोगों के रास्ते का कांटा होता है। पर मर्डर के पीछे कुछ और डीपर शामिल था फॉर श्योर। 4 महीने में रिटायर होने वाले आदमी को कोई ऐसे ही क्यों गोली मार डालेगा? इन सारे सवालों के जवाब कत्ल के दिन उस ऑफिस की रूटीन टूटने में छुपे हुए थे, और साथ ही रामकृपाल चौबे का 4 महीने में रिटायर होने की हकीकत इस केस का सबसे अहम मुद्दा बना बैठा था। और हम कुछ असली मुद्दे मिस कर रहे थे। शायद इरादा भी यही था कि हम इन असली मुद्दों से भटक कर इन भटकाए गए मुद्दों पर अपना वक्त जाया करते रहें और असली मुद्दा दबा रहे। हम पर दबाव था, सॉलिड दबाव। सॉलिड मतलब सॉलिड दबाव। और फिर एक ब्रेक थ्रू मिला, एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस को सर के बल उलट दिया। हेलो हेलो, अरे कौन बोल रहा है भाई? तेरे बापू ने पैसा देने से इनकार कर दिया था। देखे कहाँ भेज दिए उसे। कौन हो तुम? अक्लमंद को इशारा काफी होता है सुरेश चौबे। देख 10 लाख रुपए का तुरंत इंतजाम कर दे, वरना तेरे बापू को तो ऊपर भेज दिए, तुझे भी ऊपर भेजने में हमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अबे ओ, हिम्मत है तो अपना नाम बता। जब तेरा नामो निशान ही नहीं रहेगा तो हमारा नाम जान के का उखाड़ लेगा बे? टाइम पास बहुत हो गया, जल्दी से 10 लाख रुपये इकट्ठा कर ले, वरना तेरे नाम के आगे स्वर्गीय लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। हेलो हेलो हेलो, कब की बात है गोविंद? सर एकदम एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है,
लेकिन हाँ, पिछले 1 हफ्ते से रामकृपाल जी की पत्नी यहाँ वहाँ से नकद का इंतजाम कर रही है। अब नोटबंदी भी चल रही है, बहुत मुश्किल हो रही है उन्हें। अजीब है सर, सुरेश चौबे सरस्वती चौबे ने हमें क्यों नहीं बताया इस धमकी के बारे में? सर कहीं एक्सटॉर्शन का मामला तो नहीं? फर्ज करें अगर किसी एक्सटॉर्शन गैंग के हाथ फंस भी गया तो भी देने के लिए पैसे तो होने चाहिए ना। अब उसकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, पर वो भी पैसे कहाँ से लाएंगे? सरस्वती चौबे रामकृपाल जी की विधवा रजिस्ट्रार ऑफिस गई थी कपिल जी से मिलने। सुरेश चौबे को हाजिर करो और उसकी माँ सरस्वती चौबे से भी बात करो। यहाँ इतने हफ्तों से कोई और ही ट्रैक चला था जो हमें दिख ही नहीं रहा था या फिर हमसे छुपाया गया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम चूके थे, पर हमसे कुछ नज़रअंदाज ज़रूर हुआ था। वो इसलिए क्योंकि शायद हम दबाव में थे। करप्शन के एंगल को अब एक्सटॉर्शन के एंगल ने रिप्लेस कर दिया था। क्या ये भी एक मिसलीड था ताकि इन्वेस्टिगेशन टीम सही दरवाजे तक ना पहुंचे? सही दरवाजे तक पहुंचने के लिए अब हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी हो गया था कि वो गलत दरवाज़ा कौन सा है जिसकी तरफ गुमराह करके हमें बार बार भेजा जा रहा था दस्तक देने के लिए। अब हम अतीत के एक हिस्से तक तो पहुंच गए थे जो हमसे चूका नहीं था, पर हाथ में नहीं आया, लेकिन माहौल में मंडरा रहा था। क्या जो नजर आ रहा था वही हकीकत थी या फिर इस कत्ल के पीछे कोई और ही कहानी छिपी थी? भू विभाग के एक बेहद ईमानदार भूमि निरीक्षक रामकृपाल चौबे की रिटायरमेंट के 4 महीने पहले उनका मर्डर कर दिया गया। उसके पूरे 1 महीने के बाद उनके बेटे को एक धमकी भरा फोन आया था। क्या यह पुलिस के लिए एक ठोस लीड थी या फिर एक शातिर चाल उन्हें गुमराह करने की? कल रात के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.